नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर एक बार फिर से मेरे शो में। मुझे आज इंदिरा गांधी की शिद्दत से याद आ रही है। ना उनका जन्मदिन है ना पुण्यतिथि, फिर क्यों? सुनिए, आपको भी आएगी उनकी याद। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए हैं आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती। साफ कह दिया था इंदिरा जी ने कि अमेरिका का दखल और मदद कुछ नहीं चाहिए हमें। हम अपनी आज़ादी खुद मजबूत करेंगे, हम अपना लोकतंत्र खुद मजबूत करेंगे। ऐसे ही उन्हें आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। अमेरिका जिससे सब डरते हैं, उसकी लिमिट्स बताने की हिम्मत थी इंदिरा जी में। वो यासिर अराफात के साथ खड़ी रही मजबूती से और विश्व को एक संदेश दिया कि कब्जा करने और किसी देश को कुचलने के अभियानों के वे सख्त खिलाफ हैं। एक मुल्क की स्वायत्तता और आज़ादी के पक्ष में है। भारत ने इंदिरा जी के नेतृत्व में अपार्थीड यानी रंगभेद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसका और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का मजबूती के साथ साथ दिया और अपार्थीड के खिलाफ खड़ी रही। उस लड़ाई को हमेशा राजनीतिक और नैतिक तौर पे पूरा समर्थन दिया। ये सब करने के लिए बिना डरे, ये ऐलान करने के लिए कि हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, जिगरा चाहिए। आलोचनाएं होती हैं, की जानी चाहिए इमरजेंसी की, लेकिन पूरी दुनिया का घटनाक्रम देखते हुए आज आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस वक्त देश के भीतर जो अस्थिरता पैदा की गई थी, उससे उन्होंने बचा लिया। फिर खुद इमरजेंसी हटाई और चुनाव भी करवाए, लोकतंत्र बहाल किया। वरना साम्राज्यवादी इरादे रखने वाली अमेरिकी सत्ता क्या पता उस वक्त भारत में भी वैसे ही घुस आती जैसे वेनेजुएला में आज घुस आई है। एक विदेशी शासन किसी देश की अस्मिता के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसकी आवाम के लिए कितना घातक होता है, ये भारत जैसा देश जानता है, जिसने 200 साल की गुलामी झेली। हमारे संसाधनों की लूट मची, आत्मगौरव नष्ट हो गया, गरीबी और बदहाली आवाम की किस्मत में लिख दी गई थी। यंग इंडिया में 1921 में महात्मा गांधी ने लिखा था, साम्राज्यवाद मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है, ये ईश्वर का निषेध है। 20वीं सदी चली गई, लेकिन लगता नहीं कि हमने अतीत से कुछ सीखा, बल्कि हम इस संकट को फिर से महसूस कर रहे हैं ट्रंप की शक्ल में। सत्ता का लालच और संसाधनों की न मिटने वाली भूख ने अमेरिकी सत्ता को एक दानव में बदल दिया है, जो बस इंतजार करता रहता है कि किसी देश में चैलेंजिंग हालात बने और फिर वो जाकर वहां पर अपना हुक्म चलाए। इस भूख और लालच की वजह से एक खूबसूरत हसीन देश संकट में घिर गया है। तेल और बाकी खनिजों की बात तो हो रही है लगातार, तरह तरह के एक्सपर्ट्स को भी आप लोग सुन रहे होंगे और एक व्यू बना रहे होंगे कि वेनेजुएला का मुद्दा क्या है। लेकिन मैं लगातार सोच रही हूं कि एक आम नागरिक इसे किस एंगल से देखता है। एक आम नागरिक होने के नाते मैं कोई इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं अपना कोई एक्सपर्ट के तौर पर ओपिनियन आपको दे सकती हूँ। मैं इस देश की, जिसका एक अतीत है गुलामी का, उसकी एक शिक्षित जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक खतरा दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को वो खतरा दिखाई दे रहा होगा, तो ये कंसर्न आपसे शेयर कर रही हूँ। दुनिया ने साम्राज्यवाद, गुलामी, नस्ल भेद के खिलाफ मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ क्या भारत का संघर्ष छोटा संघर्ष था? 1857 का सिपाही विद्रोह, 1905 में स्वदेशी और बंगभंग का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, कितनी ही कुर्बानियां, कितना सारा अत्याचार, सब कुछ झेला। 20वीं सदी में विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन हुए थे, आप भूल गए हैं? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कितनी तरह के आंदोलन चले थे। वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में फ्रेंच और बाद में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष हुए 1945 से 1975 तक। इंडोनेशिया में सुकार्नो के नेतृत्व में डच शासन के खिलाफ क्रांति हुई, जिसे इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति या इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जो 1945 से 1949 तक चला। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की एक महत्वपूर्ण घटना थी।
डच ईस्ट इंडीज के रूप में जाने जाने वाला इंडोनेशिया 350 वर्षों से अधिक समय तक डच उपनिवेश था। इस क्रांति ने आखिरकार 27 सितंबर 1949 को इंडोनेशिया को पूर्ण आजादी देने तक पहुंचाया, संप्रभुता प्रदान की। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति 1911 से 1949, केन्या का माओ माओ विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों का सशस्त्र संघर्ष। ब्रिटिशर्स ने इसका जबरदस्त दमन किया था, डिटेंशन कैंप बनाए थे, कई अत्याचार हुए, लेकिन विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ाया। 1963 में केन्या स्वतंत्र हुआ, जोमो केन्याटा राष्ट्रपति बने। माओ माओ को लंबे समय तक आतंकवादी विद्रोह कहा गया, लेकिन 2003 से केन्या में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अल्जीरिया, फ्रेंच शासन के खिलाफ क्रांति। ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट यानी घाना की क्रांति। क्वामे एनक्रुमा के नेतृत्व में 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ और ये सब संसाधनों की, पावर और कंट्रोल की लड़ाई थी। हैती क्रांति, आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटनाओं में से एक। ये दुनिया का पहला सफल गुलाम विद्रोह था, जिसमें गुलामों ने फ्रांसीसी उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंका और एक आज़ाद देश की स्थापना की। ये फ्रांस के उपनिवेश सेंट डोमिंग, आज का जो हैती है, उसमें हुआ, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर उपनिवेश था, मुख्य रूप से चीनी और कॉफ़ी के बागानों की वजह से। फिर वही संसाधनों की, पावर की, कंट्रोल की लड़ाई। 1 जनवरी 1804 को हैती नाम से दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य बना। दक्षिण अफ्रीका का अपार्थीड या रंगभेद विरोधी आंदोलन आप जानते ही हैं। नेल्सन मंडेला जिसके प्रमुख योद्धा थे। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया था, अलग किया गया था, सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया गया था। क्यूबा क्रांति, लैटिन अमेरिका में 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में से एक थी। ये मुख्य रूप से फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में चली और फुलगेंसियो बतिस्ता की अमेरिकी समर्थित तानाशाही को उखाड़ फेंका। क्यूबा क्रांति ने लैटिन अमेरिका में वामपंथी क्रांतियों को प्रेरित किया, जैसे निकारागुआ और वेनेजुएला। ये शीत युद्ध का प्रतीक भी बनी और नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ वैश्विक प्रतीक भी। फिदेल कास्त्रो 2008 तक सत्ता में रहे और क्रांति आज भी क्यूबा की पहचान है। मदरलैंड और डेथ, यूएन की सभा में 1964 में चे गुवेरा का ये संक्षिप्त सा भाषण और उसके अंत में दिया गया ये नारा, मातृभूमि या मौत, कैसे भूल सकते हैं। Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Esa proclama es patria o muerte. ये आंदोलन सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं थे, बल्कि ये अपने साथ मानवाधिकार लाए, समानता लाए और इस वैश्विक सोच को मजबूत किया कि हर देश के पास अपने फैसले लेने का हक है। समस्याएं किस देश में नहीं होती, किस देश के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती, दिक्कतें नहीं होती। नेपाल में दिक्कत चल रही थी, जिसे जेनजी आंदोलन कहा जाता है, उसके खिलाफ भड़का, लेकिन आने वाले महीनों में वहां चुनाव होने वाला है। सोशल मीडिया बैन शुरू हुआ था, जो इस आंदोलन की वजह बना। जल्दी ही भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी, राजनीतिक इलिटिज्म के खिलाफ ये बड़े आंदोलन में बदल गया। बोलेंगे ना लोग, मुश्किलें होंगी तो बोलेंगे और अपनी ही सरकार से बोलेंगे, अमेरिका से थोड़ी जाकर कहेंगे। नेपाल में युवा बेरोजगारी, संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। नेताओं के भ्रष्टाचार पर लगातार लंबे समय से आरोप लग रहे थे। लेकिन दुखद था कि पूरा जो प्रदर्शन था, आंदोलन था, वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। आप प्रबंधन नहीं करेंगे, गवर्नेंस नहीं करेंगे तो युद्ध की स्थिति बन सकती है, गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। जब राष्ट्रीय आपदा आती है, ऐसे में देश के नागरिक ही उसे झेल रहे होते हैं। देश का शीर्ष नेतृत्व या तो इस्तीफा दे देता है, जैसे नेपाल में ओपी शर्मा कोली ने दे दिया, या देश छोड़कर उसे भागना पड़ता है, जैसे शेख हसीना। देश में अव्यवस्था और केओस का नुकसान किसको होता है? आम जनता को होता है। इसलिए न युद्ध उसके हित में है, न गृह युद्ध उसके हित में है। कोई और देश आकर कब्जा कर ले तो अत्याचार और दमन कौन सहता है? आम नागरिक सहते हैं, जो चैन से जिंदगी जीना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कमाना, खाना और शांति से जीवन बिताना चाहते हैं। ये प्रदर्शन नेपाल की युवा पीढ़ी की निराशा का प्रतीक बन गया और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अन्य देशों के आंदोलनों से ये प्रेरित था। श्रीलंका में भी दिक्कतें थीं,
बांग्लादेश में आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक, खासतौर से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की जा रही है। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी और देश को अपनी सेना लेकर घुस आना चाहिए कि हम चलाएंगे आज से तुम्हारा देश। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी इसकी निंदा की है और तमाम लोगों ने ट्रंप के इस रवैये की निंदा की है। खुद अमेरिकी नागरिक इसका विरोध करने सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते आप ही जान सकते हैं कि किसी और नागरिक से उसका स्वाभिमान, उसकी मातृभूमि, उसकी स्वायत्तता छीनना क्या होता है। गुस्से से भरे हुए वेनेजुएला के नागरिकों को सुनिए आप। de la República Bolivariana de Venezuela y no vamos a permitir que ninguna bota yanqui, que ningún extranjero nos quite nuestro presidente, porque nosotros lo elegimos a él y con él nos vamos a quedar. Así que nos devuelven nuestro presidente, Maduro aguanta que el pueblo se levanta. सोशल मीडिया देखते हुए मुझे सबसे ज़रूरी जो बात लगी वो शंघाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एवरिम काम्बूर की ये बात लगी, जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखी हैं। वो लिखती हैं, मैं वेनेजुएला की केस स्टडी पढ़ाती हूँ और एक बात है जो लोग सुविधानुसार भूल जाते हैं, तो मैं ज़रा उसे स्पष्ट कर दूँ। संप्रभुता वैकल्पिक नहीं है। ये किसी भी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसे प्रतिभाशाली लोग चलाएं, जोकर हो या असफल नेता हो। अगर किसी देश का नेतृत्व खराब है तो उसे बदलना उसके लोगों का काम है। इतिहास इस पर बहुत स्पष्ट है। जब लोग एकजुट होते हैं तो सत्ता गिर जाती है। एकता समाज की सबसे शक्तिशाली ताकत है, विदेशी मिसाइलें नहीं। लेकिन यही तो वो हिस्सा है जो मुक्तिदाता आपको कभी नहीं बताते। जब विदेशी सेनाएं पैराशूट लेकर उतरकर दावा करती हैं कि वो आपको बचाने आई हैं, तो उसके बाद मिलने वाली चीज आजादी नहीं होती, वह होता है अराजकता, लूट और संसाधनों के दशकों तक का दुरुपयोग। राष्ट्रपतियों का अपहरण करना लोकतंत्र नहीं पैदा करता, बम संस्थाओं का निर्माण नहीं करते और संप्रभुता मानवीय आक्रमणों से बच नहीं पाती। तुम अपने संसाधनों को चुपचाप हाथ बदलते हुए देखोगे। अपनी कमबख्त आंखें खोलो। क्या अमेरिका एक परफेक्ट देश है? क्या वहां के नागरिकों को कोई समस्या नहीं है? ट्रंप और उसका साम्राज्यवादी मित्र एलन मस्क जो साफ साफ साम्राज्यवादी इरादे जाहिर कर रहे हैं, क्या आदर्शवादी हैं? किसी भी देश की आज़ादी और स्वाभिमान को कुचलना क्या ऐसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक नागरिक की हैसियत से हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और देश हम पर हुक्म सुनाए, भीतर घुसकर सब कुछ ठीक करने के बहाने कब्जा कर ले, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचले, राष्ट्राध्यक्ष को अगवा कर लिया जाए या फिर नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात हमारे यहाँ बने, हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम अपना अपना लोकतंत्र संभालें। बेहतर यही होता है कि हम अपने अपने लोकतंत्र को मजबूत करते रहें, ताकि कोई ट्रंप कभी अपनी सेनाएं लेकर भीतर न घुस आए। इसी के साथ आज के एपिसोड को खत्म करते हुए मैं फिर से आपसे एक बार आग्रह करूंगी कि इंदिरा गांधी की वह बात फिर से सुनिए। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारे साथ TCH।